Hello champs, I welcome every one of you in this new video. I hope you all are fine and I'm fine too. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 10 सोशल साइंस का सैंपल पेपर जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। पार्ट 1 में वी हैव कवर्ड हिस्ट्री, पार्ट 2 में वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी एंड दिस वीडियो विल गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट एंड इन दिस पार्ट वी विल गोइंग टू कवर पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड उसके बाद ये सैम्पल पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर ये सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है विद एनोटेटेड फॉर्म जैसे मैंने मार्क किया है तो डिस्क्रिप्शन में सत्यम पांडे क्लास 10 टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तो वहां पे मैं ये सैम्पल पेपर अपलोड कर दूंगा एंड all the future related updates of class 10 board examination I will update there. Okay, so go and check the link. ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस में हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करी जाए तो वहां पे रिलीजियस किस तरीके से या लिंग्विस्टिक डिवीजन कैसे था उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन है कि 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। कह रहा है कि 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो बेल्जियम की थी वो वेलोनिया रीजन में रहती थी और फ्रेंच बोलती थी। सेकंड ऑप्शन है कि 40% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। ओके, थर्ड ऑप्शन इज 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स 80% स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। तो देयर आर फोर ऑप्शंस, मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स थी एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट है आप वीडियो को पॉज कीजिए, मार्क कीजिए एंड उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी जो 59% टोटल पॉपुलेशन थी बेल्जियम की वो वेलोनिया रीजन में थी और फ्रेंच बोलती थी एंड 40% जो थी वो फ्लेमिश रीजन में थी और डच बोलती थी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बारी। The question's correct option as per the paper is 1 and 2 that correspond to the intended distribution of data used in the sample। यानी कि जो बेल्जियम था उसके अंदर दो मेजर कम्युनिटीज थी, एक तो डच जो फ्लेमिश रीजन में थी और एक तो फ्रेंच जो वेलोनिया रीजन में थी, और एक स्मॉल जर्मन स्पीकिंग माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी थी। ठीक है, तो सैंपल पेपर यूज फर्स्ट एंड टू द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गिवन सेट, तो हमने उसको मार्क किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, The cartoon below depicts Germany's government that was formed after the 2005 elections। यहाँ पे जो इमेज है इसको यूज किया गया था 2005 के इलेक्शंस के बाद जर्मनी में। ठीक है, इट इंक्लूडेड टू मेजर पार्टीज, यहाँ पे दो मेजर पार्टीज के सिंबल हैं, मतलब टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक पार्टी थी एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। The two parties are historically rivals to each other। दोनों एक दूसरे की काफी हिस्टोरिकली टाइम से दुश्मन थे, मतलब कह सकते एंशिएंट टाइम से दुश्मन थे जब से पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं इस कार्टून को, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कोलिशन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है टू पार्टी सिस्टम, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी है बाय पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे ये जो कार्टून है ये कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन कर रहा है ये कार्टून। ठीक है, ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो दो शेयरिंग व्हील हैं, यानी कि दोनों मिलके गाड़ी चला रहे हैं। गवर्नमेंट जो चल रही है जर्मन गवर्नमेंट वो दोनों के हाथ में हैंडल है, यानी कि ये गवर्नमेंट क्या हुई, कोलिशन गवर्नमेंट हुई। ये गवर्नमेंट हुई कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब जब दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज हैं या दो पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को चलाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कोलिशन पार्टी। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। तो 2005 में जर्मनी ने फॉर्म किया एक ग्रैंड कोलिशन एक ग्रैंड कोलिशन, यानी इन दोनों पार्टी का संगठन हुआ, मिली और इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। दैट ब्रॉट फॉर्मर राइवल्स टुगेदर टू गवर्न करने के लिए मिले ये लोग। द कार्टून हाईलाइट्स
कि किस तरीके से जो दो अपोजिंग पार्टीज थी उन्होंने पावर को शेयर किया। द टू अपोजिंग पार्टी शेयर्ड द पावर, अ कोलिशन टू रन द गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी। अ कोलिशन एक संगठन बनाया गया, गठबंधन हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार बनाई जहां पे कोई एक सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। मान लो, ठीक है, इलेक्शन हुए और किसी एक पार्टी को क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिल रही। अगर मेजोरिटी मिल जाएगी तो वो सरकार बना लेंगे, ठीक है, दे फॉर्म्स द गवर्नमेंट, उनका लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या जो भी वहां पे हेड की पोजीशन होगी, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। सो बट वहां पे क्लियर मेजोरिटी नहीं थी एक पार्टी की, दोनों पार्टी ने मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म किया, ठीक है। ये था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज, क्वेश्चन नंबर 22, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू न्यू करेंसी नोट्स। सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान करा कि वो नई करेंसी नोट्स को इशू करेंगे, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, जैसे कि डिफरेंट डिनोमिनेशन लाइक 500, 1000, 2000 और 100, 50, ये सब अलग अलग डिनोमिनेशन हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो है, काला धन जिसको है, उसको खत्म करने के लिए ये सब गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट इज अपोज टू दिस पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरी इंडिया में एक स्टेट जो थी उसने अपोज करा इस पॉलिसी को, ठीक है। कैन द स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी। तो अगर आपने अच्छे से अपना पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स को रीड किया है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, तो क्या एक स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जहां पे वो क्या कर रही है, करेंसी जैसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, करेंसी जैसे टॉपिक के रिलेटेड अब बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है कि देयर आर 3 लिस्ट इन शेड्यूल 7, ठीक है। शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 लिस्ट, लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, ठीक है, लिस्ट 3। अब यहां पे लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, यानी कि इट कैरीज ऑल द सब्जेक्ट्स on which only union or the central government can make the law. Second list is cheat list. It contains all the subject on which only state will implement the law or make the law. And third is concurrent list. Concurrent list. The list 3 includes all the subjects in which both union and the state can make the law. ठीक है, तो करेंसी जो है वो है यूनियन लिस्ट का पार्ट। Currency is a part of union list, so no state government can stop the implementation of the subject that is mentioned in the list 1, ठीक है। यानी कि no, because currency is a subject of union list, ठीक है, currency is a subject of union list, तो वो नहीं रोक सकती। So currency, coinage and legal tender fall within the union list. Currency, कॉइनेज मतलब जो कॉइन्स होते हैं, हम कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, वो कॉइनेज में आता है। करेंसी जैसे जो पेपर नोट्स होते हैं, और लीगल टेंडर यानी कि दे आर लीगली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी यूज्ड एज अ लीगल टेंडर, टू बी यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो कह सकते हो जो लीगल टेंडर है वो होता है हमारा करेंसी और कॉइनेज। तो ये यूनियन लिस्ट ऑफ द में आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 7th शेड्यूल। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई और यूनियन कैन इशू एंड रेगुलेट करेंसी, ठीक है। तो स्टेट कैन नॉट वीटो और प्रिवेंट सेंट्रल एक्शन ऑन करेंसी पॉलिसी। स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती, इंप्लीमेंटेशन को नहीं रोक सकती, ठीक है। ये चीज हम समझ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक असर्शन एंड रीजन। तो पहले असर्शन होगा और फिर रीजन होगा, एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन कहता है कि एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स इन डेमोक्रेसी। अगर हम ज्यादा फोकस कास्ट के ऊपर करेंगे, एक्सक्लूसिवली उस पर अटेंशन करेंगे, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा डेमोक्रेसी पे। इसका रीजन क्या है कि उससे क्या हो सकता है कि डाइवर्ट हो सकती है अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, दस लीडिंग टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस, ठीक है। तो क्या ऑप्शन ए, जिसमें बोथ ए और आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बी है कि ए और आर ट्रू हैं बट आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। सी जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स प्लस बट आर इज ट्रू। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको असर्शन और रीजन पढ़ के, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही है, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू।
ए भी करेक्ट है कि हाँ एक्सक्लूसिव अटेंशन अगर हम कास्ट पे देंगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, बिकॉज जो अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर फिर फोकस नहीं जाएगा और ज्यादा कास्ट पे फोकस करने से टेंशंस, कन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस जैसी सिचुएशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन कास्ट लीड टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप रिलीजन की आइडेंटिटी बना रहे हो, ना कि राइट्स की आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग किस चल रही है उस पे, और जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जैसे एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन कास्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इशू बेस्ड गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन। दिस नैरो फोकस कैन पोलराइज कम्युनिटीज एंड रिजल्ट इन टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। दस आर एक्सप्लेन्स वाई एक्सक्लूसिव कास्ट फोकस हार्म्स डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आर जो है करेक्टली, यानी रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हाईलाइट एनी टू की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के दो की फीचर्स बताने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो बताने हैं। तो इसका आंसर है कि फर्स्ट ये है कि मल्टीपल टीयर ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट के पास जो पावर है वो डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है। बट अभी हमने देखा कि शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट को थोड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो वो मैटर्स यूनियन लिस्ट में हैं, और जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स है लाइक पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वो स्टेट के पास हैं। ठीक है, और कुछ मैटर जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक द लॉ। ठीक है, तो यहां पे देखा जा रहा है कि पावर जो है डिवाइडेड है। उसके साथ साथ मल्टीपल टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि स्टेट मतलब सेंट्रल लेवल वो गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, फिर स्टेट में भी लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मतलब इस तरीके से डिवीजन है। ठीक है, तो मल्टीपल टीयर ऑफ गवर्नमेंट, देयर 2 और मोर लेवल्स ऑफ सेंट्रल, यूनियन, स्टेट, रीजनल, ईच विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले फीचर तो फेडरलिज्म का यही हो गया। सेकंड फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन एंड सेफगार्ड्स मिले हुए हैं स्टेट्स को। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको स्टेट की अथॉरिटी है, स्टेट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उनका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन, पावर और सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक शेड्यूल और लिस्ट। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर आर गारंटीड। ठीक है, हर टीयर का क्या रोल है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड चेंजेस रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर रेदर देन यूनिलेटरल डिसीजन बाय सिंगल टीयर। और अगर कोई चेंजेस करते भी हो तो दोनों की सहमति लगेगी, बोथ यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, दोनों की सहमति लगेगी, उसके बाद ही चेंजेस हो पाएंगे, अदरवाइज आप अकेले चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन 25 कहता है कि वुमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन। जो वुमेन्स हैं इंडिया में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस एंड ऑपरेशन इन मैनी वेज। तो ये सारी चीजें जो है वुमेन्स को फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए कहते हैं कि वुमेन्स आर द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, वुमेन्स आर द मोस्ट वल्नरेबल। तो हाईलाइट एनी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेर यू विटनेस दिस इनइक्वालिटी। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते हुए बताना है कि कौन सी ऐसी जगहें हैं, यहाँ पे 2 बतानी है, जहां पे वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर के तौर पे मैंने 2 लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन की बात करें तो फीमेल लिटरेसी, यानी जो औरतें पढ़ी लिखी हैं उनका रेट बहुत कम है एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, यानी फीमेल लिटरेसी रेट और उनका स्कूल एनरोलमेंट, यानी कितनी लड़कियां, महिलाएं जो हैं स्कूल्स में, मतलब लड़कियां एंट्री करती हैं स्कूल में, एनरोल करती हैं, पढ़ती हैं, उनका लिटरेसी लेवल तो वो काफी ज्यादा पीछे है, लैग बिहाइंड मेल रेट्स इन मैनी वेज, मैनी रीजन्स ऑल्सो। तो सिटी एरिया में देखा जाए तो वहां पे तो कह सकते हो कि 49-50% का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनरोलमेंट है वुमेन्स का भी एज कंपेयर टू मैन। बट अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, ठीक है, या टियर 3 एरियाज की, तो वहां पे वुमेन्स का जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, तो फैमिली समटाइम्स प्रेफर टू इन्वेस्ट इन बॉयज एजुकेशन, लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट लिमिट्स वुमेन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरमेंट। तो ये बात सच है कि
काफी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बॉयज की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करती है रेदर देन गर्ल्स की एजुकेशन में, और जिसकी वजह से वुमेन्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी कम होती हैं एंड वो प्रॉपरली एम्पावरमेंट वुमेन्स का नहीं हो पाता। तो फर्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल जहां पे वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेजेस फेस करना पड़ता है। सेकेंड रियल लाइफ एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। देखा जाता है कि वुमेन्स और मेंस अगर काम सेम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, सेम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तब भी जो मेल्स हैं उनको ज्यादा वेजेस मिलते हैं रेदर देन वुमेन्स। वुमेन्स को कम वेजेस मिलते हैं फॉर कंप्लीटिंग द सेम टास्क। तो वुमेन्स ऑफन ऑक्यूपाई लो पेड इनफॉर्मल और अंडर वैल्यूड जॉब्स। ऑल्सो क्या होता है कि वुमेन्स को लो प्रोफाइल वाली जॉब्स दी जाती हैं, ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाली जॉब्स कम एलोकेशन होता है काफी एरियाज में, काफी रीजन्स में देखा जाता है। हालांकि ये चीजें कम हो रही हैं पर अभी भी काफी ऐसे रीजन है जहां पे ये चीजें देखी जाती हैं। एंड अंडर रिप्रेजेंटेड इन हाई पेइंग ऑप्शंस, दे फ्रीक्वेंटली फेस पे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने बताया डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल्स और फीमेल्स में, रिसीविंग लेस देन मेन फॉर सिमिलर वर्क एंड फ्यूअर चांसेस फॉर एडवांसमेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए, आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि वायलेंस बहुत ज्यादा होता है वुमेन्स के अगेंस्ट, फिर सन प्रेफरेंस होती है जिससे स्क्यूड सेक्स रेशियो होता है, यानी मेल्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है एंड फीमेल्स की पॉपुलेशन कम रहती है, ठीक है। एंड वर्क प्लेस हरासमेंट, यानी वर्क प्लेस जहां पे वुमेन्स काम कर रही हैं वहां पे उनको हरासमेंट फेस करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल रिलेटेड टू वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ऐसे आप काफी एग्जांपल्स हैं जो दे सकते हैं, ठीक है। हमको दो बोले थे, हमने दो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे। आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप और ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजंस इन एवरी स्फीयर, यानी अगर डेमोक्रेसी है तो पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ होगी अमंग सिटीजंस, ठीक है। जो लोग रह रहे हैं देश में उनके बीच में आपस में जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा कॉर्डियल हार्मोनियस रहेंगे, पीसफुल रहेंगे अगर डेमोक्रेसी परफेक्टली फॉलो हो रही है। तो इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है, यानी हमें मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बताने हैं, ठीक है। मेरिट्स ऑफ यानी एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बताने हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला है कि एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है अलग अलग रीजनल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ऑक्यूपाई करता है, अकोमोडेट करता है। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशनल चैनल्स जैसे कि इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन और जुडिशरी। इलेक्शंस मतलब कोई भी आके इलेक्शंस लड़ सकता है और कोई भी आके इलेक्शंस में वोट दे सकता है। तो दिस क्लियरली रिजेक्ट द एक्सप्लॉयटेशन डिस्क्रिमिनेशन एस्पेक्ट, यानी कि कोई ऐसा मतलब नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स अबव है एंड दे आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, 18 ईयर अबव एंड दे हैव अ वैलिड वोटर आईडी कार्ड टू वोट, ठीक है। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, दे आर अलाउड टू वोट और कंटेस्ट द इलेक्शंस, ठीक है। तो इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन और जुडिशरी में भी उनको कह सकते हो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया है फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, जिससे क्या हो एक्सप्रेस हो पाए उनके इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट। जैसे कि बेल्जियम मॉडल में देखा गया था, सॉरी बेल्जियम में नहीं, श्रीलंका मॉडल में देखा गया था। बेल्जियम में तो अकोमोडेट कर लिया था डाइवर्सिटी को। तो बेल्जियम इज एन कह सकते हो पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। सेकेंड है पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर मान लो कभी कन्फ्लिक्ट होता भी है या कभी झगड़ा होता भी है, तो रूल ऑफ लॉ के थ्रू और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो कह सकते हो ट्रांसपेरेंटली वर्क करते हैं, वो डिस्प्यूट्स को इजिली हैंडल कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे बाय डायलॉग एंड लीगल प्रोसेस रेदर देन फोर्स, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है इंक्लूजन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी क्या होता है कि डेमोक्रेसी अलाउ करती है माइनॉरिटीज को कि उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनने का मौका मिले, प्रोटेक्ट हो उनके राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कोर्ट्स, जिससे क्या होगा उनको हेल्प मिलेगी, वो प्रिवेंट कर पाएंगे एलियनेशन दैट कैन लीड टू अनरेस्ट। जैसे कि श्रीलंका में देखा गया था कि मेजोरिटीज जो थे सिनालीज कम्युनिटी, उनको क्या कहते हैं प्रायोरिटी दी गई रेदर देन द तमिल्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वहां की वो डिसबैलेंस हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, इंक्लूजन करना है और अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। और रेगुलर टर्नओवर एंड लेजिटिमेसी, मतलब पीरियडिक इलेक्शंस होते हैं जो अलाउ करते हैं कि कंपीटिंग जो ग्रुप्स हैं
उनकी जो वॉइस है वो दिखे, ठीक है। वाई फॉर पावर पीसफुली एंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। ओके, सो ये चीज हमने देखी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27A, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। कह रहा है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी की इफेक्टिव फंक्शनिंग में। तो ये स्टेटमेंट किस तरीके से ट्रू है, प्रूव करती है कि हाँ ये स्टेटमेंट कि मतलब हाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। तो इसका आंसर है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शंस को। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन, यानी कि वो लोगों के बीच में से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं वो कौन है, दे आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो खड़े हैं इलेक्शन के लिए, वहां की जनता के जो चीजें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो सुन रहे हैं। यानी कि कॉन्टेस्ट करना इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इट्स अ रूल बाय द पीपल एंड इट इज अ रूल फॉर द पीपल, ठीक है। तो पार्टीज जो है रिक्रूट करती हैं, नॉमिनेट करती हैं कैंडिडेट्स को, और कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, प्रोवाइड करती हैं वोटर्स के आइडेंटिफाइबल पॉलिसी चॉइसेस को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ठीक है, मतलब फर्स्ट जो रीजन है वो ठीक है, करेक्ट है कि कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस, इसलिए वो इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। सेकंड है कि वो फॉर्मुलेट करती हैं पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को। जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर में आ जाती हैं एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, तो लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड वो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती हैं। तो पार्टीज एग्रीगेट इंटरेस्ट एंड प्रपोज पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स जो गाइड करते हैं गवर्नेंस को, जब भी वो जैसे वो पावर में आते हैं। थर्ड है कि लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस। देखो, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करते हैं, यानी कि वो लॉ मेकिंग करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, और उसके साथ साथ वो गवर्नेंस भी करते हैं। गवर्नेंस किस तरीके से करते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्टीज एनेक्ट लॉस को एनेक्ट करती हैं, और डे टू डे गवर्नमेंट को रन करती हैं थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू। फिर ओपोजिशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एक होती है जो पावर में बैठती है, एक होती है ओपोजिशन में बैठती है। जो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड द ओपोजिशन। तो ओपोजिशन का काम क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई भी लॉ है, कोई भी पॉलिसी है, तो उसकी नेगेटिव चीज बताना, गवर्नमेंट को उस बेसिस पे अपोज करना। तो पार्टीज जो पावर में नहीं है परफॉर्म करती हैं क्रूशियल रोल ऑफ ओपोजिशन, क्रिटिक्यूइंग द गवर्नमेंट, ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड ensuring अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली उनका काम होता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को देखना कि वो प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉपरली मतलब वो चीज जो उनको करनी चाहिए, पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। फिर बात आती है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक ओपिनियन की। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक ओपिनियन, बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की फिलॉसफी को मोबिलाइज करती है, लोगों की सोच को पूरी जो मतलब पूरे देश में फैलाती है। तो जो लीडर है वो भी क्या है, एक पर्सन ही है, अपनी फिलॉसफी को, अपनी कह सकते हो कि थ्योरी को वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है पूरे कंट्री में, ठीक है, अपनी सोच को बताना चाह रहा है। तो इससे क्या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है, लोग एक तो इकट्ठा हो रहे हैं, और जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजों के अंदर वो लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है। तो पार्टीज जो है शेप करती हैं पब्लिक डिस्कोर्स को, रेस करती हैं इश्यूज को, लिंक करती हैं सिटीजन्स को टू द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लीडर्स। पार्टीज की होती हैं, पार्टीज पार्टीज एक बार बनती हैं, जैसे कि हमारे पास काफी फेमस पार्टी है, हमारी एग्जांपल पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, ठीक है। देयर आर 3 पार्टीज, आपको नाम भी पता है, ठीक है। तो दीज पार्टीज क्या करती हैं, काफी टाइम से बनी हुई हैं, तो लीडर्स आते हैं यहाँ पे, मतलब लोग आते हैं, पर्सन आते हैं, पार्ट बनते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, और उसके बाद इलेक्शन लड़ते हैं, और एक टाइम पे वो लीडर बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिक्रूटमेंट का काम क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट का काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, यस दे आर रिक्रूटिंग द लीडर्स,
और उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टीज सर्व एज अ इंस्टीट्यूशंस जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते हैं, लीडरशिप सिलेक्शन करते हैं और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते हैं। अगर ये टर्म्स आपको मुश्किल लग रही हैं, बिल्कुल भी इस चीज को अपने दिमाग में बताने की टर्म्स मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड सोशलाइजेशन, ठीक है। यानी लीडर्स को जनता के सामने लेके जाना, लीडर्स को जनता के सामने लेके जाना। जो कैंडिडेट नया नया पार्टी में जुड़ा है उसको लोगों को फेस कराना, इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। एंड बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स व्हाई वी कॉल इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। तो कोई मुश्किल टर्म नहीं है, इजी टर्म है, आप इजिली समझ सकते हो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 27 का बी। The challenge of dynastic succession is undoubtedly a major challenge for political parties in India. Analyze the statement. क्वेश्चन कहता है कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो लीडर्स हैं वो सेम फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है। सेम फैमिली से आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन, जो कि अनडाउटली एक मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इंडिया में है। इंडिया में जनरली देखा जाता है कि जो पहले लीडर था, ठीक है, उसका सन ही अगला लीडर बनता है, सन या डॉटर, ठीक है। डॉटर अगला लीडर बनता है एंड उसके बाद फिर फैमिली साइकिल चलती रहती है। तो इसको हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहां से होता क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करना है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन के से होता क्या है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है पावर, लीडरशिप विद इन फैमिलीज कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, एक फैमिली से ही इंसान चुन के आएगा एंड जो सक्सेशन है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक फैमिली के अंदर, जिससे मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट नहीं मिलता है। अगर कोई और अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर ज्यादा काबिलियत है बनने की लीडर, लेकिन वो नहीं बन पाएगा बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज में एक ही फैमिली से लीडर चुना जा रहा है हमेशा। तो जो अपॉर्चुनिटीज है ग्रास रूट वर्कर्स को वो कभी नहीं मिलेंगी इन फाइटिंग द इलेक्शंस और गेटिंग द पोजीशन, ठीक है, और गेटिंग इन पावर, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की विद इन डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट नहीं हो रहा, जबकि एडवांसमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस फैमिली से आ रहा है, ओके। सेकेंड है कि अनफेयर एडवांटेज मिलता है। जो कैंडिडेट्स पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं उनका नेम ऑलरेडी लोगों को पता होता है, रिकॉग्निशन होता है, और उनके पास पार्टी मशीनरी का एक्सेस भी होता है, यानी उनके पास लॉट्स ऑफ फंड्स आर देयर, उनके पास मशीनरी इज देयर, लोगों से कनेक्शन अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, जो दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके अंदर काबिलियत है लीडर बनने की, उनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, वो कभी भी आगे नहीं आ पाते। थर्ड पॉइंट है गवर्नेंस कॉन्सिक्वेंसेस। गवर्नेंस में भी कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो लीडरशिप बेस्ड है लीनिएज पे, यानी एक फैमिली में ही के ही पर्सन्स को लीडर बनाया जा रहा है रेदर देन कॉम्पिटेंस, उससे पब्लिक ट्रस्ट और पॉलिसी की क्वालिटी जो है बहुत खराब हो सकती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि वाइडर वाइडर इम्प्लीकेशंस, मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है डिस्करेज करती है यूथ को, यानी यूथ के अंदर ऐसा फील नहीं होता कि हमें भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज दे नो दैट कि जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो लीडर पावर में आएगा वो सेम फैमिली से आएगा और किसी को मौका नहीं मिल रहा, तो यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता है, जिससे जो पार्टी का रिस्पॉन्सिवनेस है ना टू चेंजिंग सोशल नीड्स वो कम होती है, ठीक है, वो कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। सो ये श्रीलंका के बारे में है, ये पॉइंट एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से वीडियो रोके और पढ़े, जहां जहां आपको लग रहा है कि लाइन मतलब नहीं शो हो रही मेरे पीछे है, मैं उसको ऊपर कर दे रहा हूं। पहले आपको पूरा पैरा पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज ये पैरा मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप आपने रोक के पढ़ लिया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 28 मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, फिर हम आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट है कि स्टेट एनी टू डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। जो श्रीलंका है उसमें तमिल्स की कोई दो डिमांड बताओ। तो उनकी पहली डिमांड थी कि रिकॉग्नाइज करो तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज को अलॉन्ग विद द सिन्हाला, बिकॉज सिर्फ श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी या सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, ना कि तमिल को। तो फर्स्ट डिमांड थी कि रिकॉग्निशन होना चाहिए तमिल का ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे।
सेकंड है कि रीजनल ऑटोनॉमी उनको भी मिले, जैसे सिन्हाला कम्युनिटी को रीजनल ऑटोनॉमी मिली हुई है वैसे तमिल्स को भी मिले। और ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो, यानी पावर का जो डिवोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तमिल्स के हाथ में भी आए। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये चीज भी तमिल्स को मिलनी चाहिए। 28 का क्वेश्चन नंबर 28 का टू पार्ट है कि स्टेट द रिजल्ट ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका। ठीक है, जब श्रीलंका में मेजोरिटी जो लोग रह रहे हैं, लिंग्विस्टिक मेजोरिटी, उनकी जब गवर्नमेंट बनती है तो उससे के क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो पहला है कि इससे तमिल्स का एलियनेशन हो जाता है। तमिल्स को फील होता है कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज जो है फेवर करती हैं सिन्हाला मेजोरिटी को, और मार्जिनलाइज तमिल्स को कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नाइदर पॉलिटिकली, नाइदर इकोनॉमिकली और नाइदर कल्चरली। दैट्स वाई एलियनेशन हो जाता है तमिल्स का। तमिल्स को फील होता है कि दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द श्रीलंका। एंड इसके रिस्पेक्ट में होता क्या है कि सिविल कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज तमिल्स वांटेड टू गेट इन पावर। ठीक है, तमिल्स वांटेड टू गेट इन पावर और उनको भी इक्वलिटी मिले। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके पास भी हो, बट दे वर नॉट गिवन दैट अपॉर्चुनिटी बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई वो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और स्ट्रगल करते हैं ताकि उनको वो चीज मिले। तो ओवर द टाइम ये जो मिसट्रस्ट है वो बढ़ जाता है और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यानी सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मरते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट होता है रेफ्यूजीज का, एंड रेफ्यूजीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी। ओके, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है 28 का, एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजंस ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। जो बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मॉडल था उसके कुछ हमें दो प्रोविजन बताने हैं जो पॉजिटिव हो। ठीक है, पहला है कि उन्होंने क्या करा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, बोथ द डच एंड द फ्रेंच। ठीक है, द जर्मन प्रूव्ड मैकेनिज्म्स प्रोवाइड मैकेनिज्म्स रिक्वायरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जो भी लिंग्विस्टिक दोनों ग्रुप्स हैं लाइक डच और फ्रेंच, दोनों को कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन मिला इक्वली। ठीक है, सो नो सिंगल कम्युनिटी को डोमिनेट सेंट्रल डिसीजन मेकिंग। सो अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है तो कोई एक कम्युनिटी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, दोनों मिलके डिसीजन लेंगे, ऐसा चीज उन्होंने करी। सेकंड, डिवोल्यूशन टू रीजन्स एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो लोकल लेवल पे है, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की उन्होंने, जो कि सपोर्ट करे कम्युनिटीज के प्रॉब्लम्स को, एड्रेस करे उनके मैटर्स को। तो मैनी पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स and community government for cultural and language matters, allowing different language groups to exercise control over their affairs and reducing centralized majoritarian rule. Okay, एडिशनल प्रोविजन कह सकते हो जो ब्रसल्स था, जो कह सकते हो कैपिटल थी, ठीक है, वहां पे बेल्जियम की, वहां पे उनकी गवर्नमेंट थी विद बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फ्रेंच और डच दोनों को पावर मिली और जर्मन्स को भी उसमें हक मिला। And certain laws require the support of majority from each linguistic group. Okay? So बेल्जियम का जो मॉडल था वो एम्फेसाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के ऊपर एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे प्लूरलिज्म यानी ज्यादा लोग कवर हों, ऐसी पॉलिसी को लाए जिससे ज्यादा लोग कवर भी हों और प्रोटेक्ट भी हों, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। ठीक है, तो हमारा कह सकते हो पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है वो कवर हो गया। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट our economics portion, that is section D. ठीक है, अब हम अपना economics का portion cover करते हैं। तो first question of economics is multiple choice question. Underemployment is caused when? Underemployment कब होती है? Underemployment का मतलब क्या है कि जरूरत से कम लोग एम्प्लॉय करना। ठीक है, जब ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हों देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, जब कम वर्कर्स रिक्वायर्ड हो, एम्प्लॉयड हों एक्चुअली रिक्वायर्ड, वर्कर्स आर पेड, ठीक है, मोर देन देयर एक्चुअल आउटपुट, जॉब्स आर गिवन ओनली टू हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। ठीक है, ओके, सो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि जब आप एक वर्क है, एक वर्क प्लेस है, ठीक है, एक वर्क प्लेस है, वहां पे रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पे काम कर रहे हैं 12 लोग या 15 लोग। ठीक है, अब ये 10 लोग
काम करेंगे तो भी सेम आउटपुट देंगे, और ये 15 लोग काम करेंगे इस वर्क प्लेस पे तब भी सेम आउटपुट मिलेगा, यानी आउटपुट दोनों केस में सेम है। यानी ये काम सिर्फ 10 लोग करते तो भी हो जाता, ये 5 एक्स्ट्रा जो 5 लोग हैं या 2 लोग हैं इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 लोग और 5 लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हैं, अगर ये कहीं और काम करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज वहां से इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसी को कहते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, ओके। तो दिट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक मैंने पहले कुछ स्टेटमेंट गलत बोल दी थी, बट इसका बेसिकली मीनिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट का ये होता है जब ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मेजरली हम इसको इसी नाम से बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक्स्ट्रा वर्कर्स किसी फैमिली में, फैमिली फार्म में और स्मॉल एंटरप्राइज में, ठीक है, काम करते हैं बट इंक्रीज नहीं होता आउटपुट, पहले जितने लोग काम कर रहे थे और अब थोड़े ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बट आउटपुट इज सेम, तो दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दे आर इफेक्टिवली अनएम्प्लॉयड दो नॉमिनली एम्प्लॉयड, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज कोई आउटपुट तो बढ़ नहीं रहा है बट काम तो कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट रिड्यूसेस पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो कम हो जाती है। एंड इज कॉमन इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज, और जनरली देखा जाता है ये गांवों में, विलेजेस में, या कोई ट्रेडिशनल इनफॉर्मल एक्टिविटी है, कोई छोटा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है या फैमिली फार्म है, वहां पे सारी फैमिली मिलकर काम कर रही है, ठीक है। तो ये जनरली वहां देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द limitations of using per capita income, average income to compare well-being across countries। हमें क्या चीज निकल के आती है जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं या पर कैपिटा इनकम निकालते हैं फॉर कंपेयरिंग द वेलबींग, यानी एक कंट्री है मान लो इंडिया, एक कंट्री है मान लो पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, एंड जब हम उसकी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं इंडिया की और पाकिस्तान की, और उसके बेसिस पे जब हम वेलबींग को कंपेयर करते हैं तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या खामियां हैं इसमें। देखो, पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम दिखाता है, ठीक है। बेसिकली मान लो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, एक क्लास में 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसकी इनकम है 10K, इसकी भी 10K, इसकी भी 10K, कितनी होगी इनकम टोटल, हो गई 30,000। अब हम इसको एवरेज इनकम निकालना है तो 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि पर कैपिटा इनकम आई हमारी 10,000, यानी 3 लोगों की एवरेज इनकम देखी जाए तो 10,000 थी, यानी एबीसी की इनकम 10,000 थी। तो ये एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो हो गया कि एबीसी थी, एक की इनकम थी 1K, एक की इनकम थी कह सकते हो 2K या 5K कह सकते हो, 5,000 रुपए थी, और एक की इनकम थी 14K, रुको 5 और 6 और यहाँ पे 24K। ए की इनकम थी 1,000, बी की इनकम थी 5,000 और सी की इनकम थी 24,000। इसका टोटल करोगे, इसका भी टोटल 30,000 ही आएगा और इसका एवरेज इनकम भी 10,000 ही आएगा। यानी कि सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, देखो समझ जाओगे, ठीक है। ए और बी दो सिनेरियो देखिए आपने, ठीक है। पहले सिनेरियो में ए की भी, बी की भी और सी की भी इनकम जो 10,000 थी और एवरेज इनकम भी 10,000 आई, यानी कि पर कैपिटा इनकम 10,000 थी। बी में भी पर कैपिटा इनकम 10,000 थी, बट यहाँ पे ए की इनकम सिर्फ 1,000 थी, बी की 5,000 थी और सी की 24,000 थी। यानी कि हमें दोनों सिचुएशन से ये पता चल रहा है कि ज्यादा प्रॉस्पेरस ये है, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इक्वल है या वेल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन है, और लोगों की जो लाइफ है वो अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। बट बी में हम देखते हैं कि एक के पास बिल्कुल मतलब बहुत कम पैसा है, बी के पास थोड़ा ज्यादा और सी के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो इसको कहते हैं कि रिच और पुअर का गैप यहाँ बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम 10,000 ही आ रही है। तो ये लिमिटेशन सबसे बड़ी यहाँ पे है, ठीक है, कि दोनों कंट्रीज के अंदर पर कैपिटा इनकम सेम है, पर हम इसको कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम से सारे लोगों का भला हो रहा है, बट यहाँ पे पर कैपिटा इनकम से सबका भला नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ
रिच लोग हैं जिनकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, बट देखा जाए तो काफी ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी नहीं है। तो इसी के संदर्भ में, इसी के एस्पेक्ट में ये चार स्टेटमेंट है। पहली की, इट शोज हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द कंट्री। नहीं, ऐसा तो नहीं दिखाता इक्वली और अनइक्वली, ये तो दिखाता ही नहीं पर कैपिटा इनकम। द ओनली मेजर नीडेड टू अंडरस्टैंड कंट्रीज डेवलपमेंट इज पर कैपिटा इनकम। ये भी सोचना गलत है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम को ही डेवलपमेंट का इंडिकेटर मान लेंगे तो इन लोगों को क्या होगा, ए बी सी का, क्योंकि हम मतलब ए और बी का क्या होगा, सी तो चलो रिच है, ए और बी का क्या होगा, ठीक है। It gives a basic idea of economic well-being but hides the income inequality. Yes, that is correct. Income inequality दिखाता है, मतलब इनकम की मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, ये तो नहीं बताता ना, ये तो एक एवरेज पिक्चर दिखा रहा है। तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एंड डज नॉट कंसिडर अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नो, ये भी गलत है, इसका आंसर सी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम है जो फेल करती है, जो नहीं दिखाती डिस्ट्रीब्यूशन। दो कंट्रीज को हम सेम पर कैपिटा इनकम की वजह से डिस्टिंग्विश या कह सकते हो कि कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इनइक्वालिटी हो सकती है, पॉवर्टी लेवल्स अलग हो सकते हैं, सोशल इंडिकेटर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन डिफरेंट हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर इट्स अ लिमिटेड इंडिकेटर ऑफ वेलबींग। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स अ लिमिटेड इंडिकेटर ऑफ वेलबींग। ये वेलबींग को अच्छे से शो नहीं करता, ठीक है। हाँ, खाली अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि एवरेज इनकम कितनी है, अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही, तो वो कर सकते हैं, बट और इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, वो नहीं बताता। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। किस तरीके से जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर उसको सपोर्ट करता है। अब आपको पता होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन से सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग और फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। थर्ड सेक्टर लाइक सर्विसेज, सर्विस सेक्टर, आईटी, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आईटी, कंप्यूटर्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस किस तरीके से सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है। मैंने बता दिया बैंकिंग और इंश्योरेंस तो इस तरीके से सपोर्ट करता है। बैंकिंग मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर के किसी पर्सन को खाता खुलवाना है, पैसे जमा करवाने हैं, तो वो बैंकिंग सेक्टर उनको सपोर्ट करता है। मनी को सेव करने में सब और उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करने में प्राइमरी सेकंड टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। उसी के साथ इंश्योरेंस जो कि टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है वो सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, फार्मर को लॉस हो गया, ठीक है। और सेम विद द सेकेंडरी सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग है तो मशीन्स हैं उनका इंश्योरेंस करना, लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए इंश्योरेंस करना, और उनको बैंकिंग सपोर्ट करना, हेल्थ केयर सपोर्ट करना। तो बैंकिंग, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस ये सभी जो है टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, फार्मर्स सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, नो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अ फैक्ट्री मेक शूज एंड यूज रॉ मटेरियल लाइक लेदर, relying on transport and retail stores to distribute the shoes. A bakery used delivery services to set breads to shop without raw materials. A furniture company that does not use transport and retail service. तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है ये भी एक टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, स्टोरेज भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट पे रिलाई कर रहे हो, रिटेल सर्विसेज पे, स्टोर्स पे रिलाई कर रहे हो और स्टोरेज पे रिलाई कर रहे हो, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और होलसेल रिटेल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है क्रिटिकल सर्विसेज जिससे प्राइमरी यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन और सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को फंक्शन करने में हेल्प मिलती है और मार्केट तक पहुंचने में हेल्प मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट, रिटेल सर्विस आर एसेंशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। इंडिया में करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? तो क्या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? अगर स्पेसिफिकली ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते तो आंसर होता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इन चारों ऑप्शंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता, कुछ और बैंक होता और ये होता, तो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मार्क करते। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ऑप्शन दे दिया है इन्होंने, क्या?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आंसर बी ही होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, तो ये ऑथराइज है कि इशू करेगा नोट्स, करेंसी नोट्स। सेंट्रल बैंक मैनेजेस करेंसी इंश्योरेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और जो 1 रुपए का नोट और कॉइन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करते हैं, बट इन जनरल बैंक नोट जो है वो आरबीआई इशू करता है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पर्सन जेड जो है एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट ऑफ अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन अ बार्टर सिस्टम लिमिट्स ट्रेड। यानी कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो बार्टर ट्रेड में ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, विच जस्टिफिकेशन विल बी यूज्ड। देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि देखो बार्टर ट्रेड कैसे होता है, पैसे का तो खेल होता नहीं है उसमें। उसमें क्या होता है, मेरे पास, मान लो मेरे पास आलू है, आपके पास टमाटर है, मेरे पास आलू, आपके पास टमाटर। मुझको टमाटर की जरूरत है, आपको आलू की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। आपसे मैं टमाटर ले लूंगा, आप मेरे से आलू ले लेना, एक्स्ट्रा आलू, और हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये बार्टर एक्सचेंज बहुत पहले चलता था। ठीक है, बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि मुझे एक ऐसा पर्सन खोजना पड़ेगा जिसके पास टमाटर अवेलेबल हो, उसको वो टमाटर बेचने का इच्छुक, मतलब वो टमाटर बेचने के लिए रेडी हो, और उसको आलू की भी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि मेरे पास तो आलू ही है ना। तो सामने वाले पर्सन के पास टमाटर होना चाहिए जो मेरे को जरूरत है, और उसके बदले में मैं आलू दे सकता हूं, उसकी उसको जरूरत होनी चाहिए। तभी तो ये एक्सचेंज हो पाएगा, तभी तो ये एक्सचेंज हो पाएगा। तो ये क्या हुआ, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। उसकी तरफ से भी सेम होना चाहिए। वो चाहता है कि मैं टमाटर बेच सकूं, ऐसा पर्सन मिले जिसको टमाटर की जरूरत हो, और वो आलू हो उसके पास जिससे मैं उससे आलू ले सकूं। ठीक है, तो ये तो मैंने आलू और टमाटर का एग्जांपल लिया, अनियन सॉरी पोटैटो और टमाटो का एग्जांपल लिया। तो यहां पे ये जो है एक लिमिटेशन आ रही है ना, कि उसको खोजना पड़ेगा ऐसा पर्सन। ठीक है, मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो उसको टमाटर मिलेगा ही नहीं, या सामने वाले को आलू मिलेगा ही नहीं। तो ये जो है बेसिकली फर्स्ट या बिगेस्ट लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज की। देखो, इट मेक्स ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड एज ईच पर्सन मस्ट हैव व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, लिमिटिंग द पूल ऑफ पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेड को कॉम्प्लिकेट कर देता है। बार्टर इकोनॉमी में जो ट्रेड है वो रिक्वायर करता है कि हर ट्रेडर हैज एग्जैक्टली व्हाट द अदर ट्रेडर वांट्स एट द सेम टाइम। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, this severely restrict the number of possible exchanges and reduce market efficiency, which is why money, a medium of exchanges, evolved. That's why इसको solve करने के लिए money का evolution हुआ medium of exchange के तौर पे। यानी कि अब मैं money को इस्तेमाल कर सकता हूं for our exchange purpose। ठीक है, तो डिटेल से जब हम इकोनॉमिक्स करेंगे तो मैं अच्छे से आपको ये बताऊंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि रिकॉग्नाइज एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा है, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस ड्यू टू ऑटोमेशन एंड चीपर, सॉरी अवेयरनेस, ठीक है ये अलग है। टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो इसका आउटकम क्या हुआ, अगर इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, सॉरी ये बात का है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो इसका आउटकम क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा ग्लोबल मार्केट का और एक्सेस होगा टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो एक्सपेंशन होगा ग्लोबल मार्केट का और एक्सेस टेक्नोलॉजी, ये सही लग रहा है मुझको। ठीक है, सेकेंड है कि कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन एंड चीपर लेबर एल्सवेयर। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत लग रहा है। कल्चरल एक्सचेंज पॉजिटिव टर्म है तो ये नेगेटिव है, सेकंड इज नॉट ट्रू। थर्ड है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस तो स्प्रेड होगा कल्चरल प्रैक्टिसेस आइडियाज एंड वैल्यूज, नहीं ये भी गलत है। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो लार्ज कंपनीज बिकमिंग डोमिनेंट प्लेयर्स इन ग्लोबल मार्केट्स, तो हो सकता है फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो अच्छा हमें सही ज्वाइन करना है, अच्छा ये चीज है, ठीक है कोई नहीं। तो फर्स्ट का है इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी का सही है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट है। सेकेंड का कल्चरल एक्सचेंज अवेयरनेस का वो हमारा थर्ड है। थर्ड वाले का थर्ड वाले का हमारा सेकंड है, और फोर्थ का फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसको आप फॉलो करना, और ये हमने बता दिया। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लो, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि इवेल्युएट करो यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, हेल्थ केयर लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है? यूटिलिटी सर्विस जो पब्लिक पब्लिक सर्विस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इससे किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी? सबसे पहले हेल्थ केयर, जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वो डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, मोर्टेलिटी यानी जो लोग मर रहे हैं उनकी जो संख्या उसको कम करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, improve workforce productivity and lower out of pocket spending for poor families। यानी कि जो खर्च आता है हेल्थ केयर में उसको बचाने का काम करती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक हेल्थ केयर। सेकंड है एजुकेशन। पब्लिक स्कूलिंग जो है वो ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करती है। जैसे एक होता है नॉर्मल कैपिटल जो पैसे की टर्म्स में होता है, कि होता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि लोग के अंदर स्किल्स आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन हो रही है, लिटरेसी हो रही है। तो लिटरेसी एंड स्किल्स आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलिटी। थर्ड है सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर। अगर साफ पानी मिलेगा, सैनिटेशन होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। प्रिवेंट डिजीज आउटब्रेक जैसी कॉलरा, और इंप्रूव करेगा लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को, लोगों के अंदर आशा होगी हम ज्यादा दिनों तक जिएंगे, और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कम होगा। ओके। फिर फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट। अगर रोड्स अच्छे होंगे, प्रॉपरली बिजली मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी हैं, तो लोग इजिली मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बिना एक्सीडेंट्स के। दे एनेबल मार्केट्स टू फंक्शन, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड स्टिमुलेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सभी चीजें हमें मिलेंगी। ओवरऑल जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो फाउंडेशन होती हैं फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इक्विटी, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इनइक्वालिटी को कम करती हैं, अनेबल करती हैं इंडिविजुअल्स को कि वो पार्टिसिपेट करें प्रोडक्टिवली इन द इकोनॉमी। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लोन्स इन द फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। जैसे लोन्स का जो अवेलेबिलिटी है फॉर्मल सेक्टर में वो एक्सपेंड हो रही है, तो इक्वली क्रिटिकल दैट दीज लोन्स आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल जस्टिफाई। ठीक है, हुआ क्या है कि जो इनफॉर्मल क्रेडिट, एक तो तक एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लोन्स फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, इक्वली क्रिटिकल दैट दीज लोन्स आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। इसका मतलब है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी है जिसमें फॉर्मल लेंडिंग होती है, यानी बैंक्स जब लोन देते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। ठीक है, और वो लोन सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोगों को ही लोन की अवेलेबिलिटी हो, जो पुअर है उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि फॉर्मल है, प्रॉब्लम क्या है इनफॉर्मल क्रेडिट का। हम बात कर रहे हैं फॉर्मल क्रेडिट की, उसके पॉजिटिव की, बट हमें ये बताना जरूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट क्यों जरूरी है। बिकॉज इनफॉर्मल क्रेडिट अच्छा नहीं है। इनफॉर्मल क्रेडिट इज नॉट गुड बिकॉज यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होते हैं और एक्सप्लॉइट किया जाता है लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, बाय द लेंडर्स, इनफॉर्मल लेंडर्स जैसे मनी लेंडर्स, और वो बोरवर्स को डेट साइकिल्स में फंसा देते हैं, पोवर्टी डेट में, या ठीक है डेट साइकिल्स में। फिर बेनिफिट ऑफ फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस, जैसे कि बैंक्स जो होते हैं और कोऑपरेटिव प्रोवाइड जो करते हैं लोन, वो अच्छे टर्म्स पे करते हैं, टर्म्स अच्छे होते हैं उनके, कोई ऐसे एक्सप्लॉइटेटिव टर्म्स नहीं होते लिखिए, मतलब उसमें ऐसी चीजें नहीं होती कि हम आपकी जमीन हथिया लेंगे, ये चीज कर लेंगे, और जो इंटरेस्ट पे करना होता है उनको वो भी कम होता है। तो क्रेडिट मिलता है फार्मिंग के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, एजुकेशन के लिए, और ये अनेबल करता है इन्वेस्टमेंट, जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है और जॉब्स क्रिएट होती हैं। फिर इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, जब क्रेडिट एक्सेसिबल होता है मार्जिनलाइज ग्रुप्स को जैसे स्मॉल फार्मर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को, पॉवर्टी को कम करता है। जैसे स्कीम्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये हेल्प करता है ब्रॉडन करने में एक्सेस को। कंक्लूजन ये है कि अफोर्डेबल वाइडली एक्सेसिबल फॉर्मल क्रेडिट सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको पैसे की अवेलेबिलिटी इजी मिल रही है। ठीक है, बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन इजीली, चीप लोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, स्मूथ कंजम्पशन होगा लोन्स का फिर, और ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाईलाइट करो 3 सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाईलाइट 3 significant factors that have contributed to growth of globalization। तो सबसे पहला है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, यानी ट्रेड जो है उसको इजी कर दिया, यानी हम ट्रेड कर सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री हमारे साथ। तो इससे क्या हुआ, लिबरलाइज हो गया ट्रेड और बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगी। ठीक है, एफडीआई आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी,
ठीक है। और इंडिया से काफी टेक्नोलॉजीज जो हमसे भी लेस डेवलप्ड स्टेट है वहां पे जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होने लगा, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होने लगा। हमें बेटर टेक्नोलॉजी मिलने लग गई जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और लोग मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हुए, चीपर फास्टर शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जिससे कॉस्ट कम होगी और टाइम जो लगेगा वो भी कम लगेगा इन मूविंग द पीपल, इंटीग्रेटिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। अगेन इट्स अ, वो पढ़ लेते हैं इसको। ए रिसर्च स्टूडेंट spoke with two people eminent to learn about the work related differences on the basis of the interview conducted with both of them. The student concludes that while person M was working in organized sector, person N was an employee of workforce that is functioning in unorganized sector, ठीक है। तो M और N है, जो M है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, N जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां के कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी मन हुआ निकाल दिया, कभी भी मन हुआ सैलरी काट ली। फिक्स्ड वर्किंग लेबर आवर होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे के अलावा काम करा रहे हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है। लीगल रेगुलेशन होता है, अगर फर्म्स ओबे नहीं करेंगे अपने टर्म्स को तो उनके ऊपर आप पेनल्टी लगवा सकते हो, केस कर सकते हो। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेड लीव मिलती है, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है, फॉर्मल ग्रीवांस मैकेनिज्म्स, अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व किया जाता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बेटर वर्किंग कंडीशंस होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिक्कतें क्या होती हैं, इरेगुलर और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। मतलब डेली वेज के बेसिस पे आज आपने काम किया तो आपको वेज मिलेगा, कल नहीं किया तो नहीं मिलेगा। सीजनल और कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, यानी कि अगर जरूरत है तो काम है, नहीं जरूरत तो काम नहीं है। फिर लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। फिर सोशल सिक्योरिटी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना तो पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड, ना इंश्योरेंस होता है, ना ओवर टाइम अगर आप करते हो तो उसका पे मिलता है, ठीक है। फिर पैसे कम मिलते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी कभी भी निकाल सकते हैं, और पुअर वर्किंग कंडीशंस, जहां काम करते हो वो कंडीशंस अच्छी नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, स्मॉल स्केल आर्टिसन हो गए, कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्राइवेटाइजेशन कैन बी हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अगर आप कोई चीज प्राइवेटाइज करते हो, यानी गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, वो बताने हैं। पॉजिटिव बताना, नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो वो कोई भी काम करेंगे तो एफिशिएंट तरीके से करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करेंगे। अगर वही बात होती पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में फिक्स्ड सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता, तो वो काम भी लेथार्जिक तरीके से करते हैं, अच्छे से नहीं करते। तो एफिशिएंसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती है, बेटर क्वालिटी होती है, इनोवेशन करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। और फिस्कल बर्डन जो होता है, यानी जो गवर्नमेंट अपना पैसा इस्तेमाल कर रही थी पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए, भले ही वो प्रॉफिट नहीं है, लॉस में चल रहा है, तब भी उसको चलाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो रहा था टैक्स का, उसको कहते हैं फिस्कल बर्डन, जो कि अब नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है, तो वो काम करेगा तो उनको प्रॉफिट होगा ही होगा, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। बिकॉज दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी और इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, हायर स्किल फोर्स वर्कर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बट कुछ नेगेटिव भी हैं प्राइवेट सेक्टर के, जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करती। फिर जॉब लॉस और इनसिक्योरिटी जैसी, क्योंकि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा तो वो उनको निकाल देंगे, तो जॉब की इनसिक्योरिटी हो जाती है। फिर इनइक्वालिटी होती है कि उन्हीं को काम मिलता है जो अच्छे पैसे वाले होते हैं या जो पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं। और लोअर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट फर्म्स जो हैं पब्लिकली अकाउंटेबल नहीं होती, अगर वो कुछ गलत भी करती हैं तो उनको हम डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। तो इसी के साथ कह सकते हो कि हमारा सैंपल पेपर जो है, ठीक है, सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीटेड, ओके, ठीक है। तो आप खुश हो जाओ, आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट देखने हैं। अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो आपका सेक्शन मिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बेसिकली करा इसलिए ताकि हमें काफी हद तक आइडिया हो जाए कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा,
ठीक है, और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी सैम्पल पेपर को करने से। ठीक है, ऐसे और भी सैम्पल पेपर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसको आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। ओके, और हमारी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्लास 10th के लिए सभी चीजों को मैं अपने क्रैश कोर्स में कवर कराने वाला हूं। सारी चीजें हम जल्दी से कवर कर लेंगे, सारे एस्पेक्ट्स को जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप वीडियोस देखो एक दिन पहले, क्या अभी से ही हम कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं सारे अपडेट्स देता रहूंगा। ठीक है, और नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय, थैंक यू सो मच।